वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारी काफ़ी रिसर्च एआई टूल्स से आती है और एआई कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। इसलिए इसे एक बिजनेस एनालिसिस की तरह लें, ना कि डीप कंपनी रिसर्च। इन्वेस्टिंग से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस और रिसर्च जरूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL की। ये रिपोर्ट 4 जनवरी 2026 की है और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो लगा जैसे ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट की नींव का पत्थर है, एक मजबूत किले जैसी। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस किले को हर एंगल से परखें, देखें कि इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है और क्या इसकी बुनियाद में कोई ऐसी दरार तो नहीं है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंपनी की थीसिस से। ये बिजनेस आखिर इतना खास क्यों है? सोर्सेज के हिसाब से ये NSDL के साथ मिलकर एक रेगुलेटेड ड्यूओपली में काम करती है। हाँ, इसका मतलब है कि इंडिया में शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं, CDSL और NSDL। और CDSL के पास मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, इसका एक बड़ा कारण नेटवर्क इफेक्ट बताया गया है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, आसान भाषा में क्या है ये? इसको ऐसे समझिए जैसे व्हाट्सएप। लोग व्हाट्सएप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां हैं। राइट। वैसे ही सारे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स ये सब CDSL पर हैं। तो इसलिए नए ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स भी वहीं आते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसमें हाई स्विचिंग कॉस्ट्स का भी जिक्र है। मतलब अगर कोई ब्रोकर CDSL छोड़कर जाना चाहे तो वो आसान नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। ये मोबाइल नंबर पोर्ट करने जैसा नहीं है, ये पूरा सिस्टम चेंज करने जैसा है। सारे क्लाइंट्स का डेटा, सारी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें इतना टाइम और पैसा लग जाएगा कि ब्रोकर सोचते हैं रहने दो। तो इसीलिए इस बिजनेस में नए प्लेयर्स नहीं आते। ये मार्केट सिर्फ 2 कंपनीज के बीच ही क्यों है? एग्जैक्टली, क्योंकि इस किले में नए लोगों का घुसना लगभग नामुमकिन है। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस या MIIs के लिए इतने सख्त नियम बनाए हैं, नेटवर्थ से लेकर टेक्नोलॉजी तक, कि नया लाइसेंस लेना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। तो नए कंपटीशन का खतरा तो कह सकते हैं अल्ट्रा लो है। बिल्कुल। अच्छा, अब इंडस्ट्री को पोर्टर्स 5 फोर्सेस के लेंस से देखते हैं। न्यू एंट्रेंस का खतरा तो हमने देख लिया, बायर पावर का क्या? बायर पावर भी लो है। देखिए, डिपॉजिटरी सर्विसेज अनिवार्य हैं, लेकिन सेबी एक तरह से ग्राहकों के लिए सरोगेट पावर की तरह काम करता है। वो फी स्ट्रक्चर्स को कैप कर देता है। ओके, और सप्लायर्स? यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। सप्लायर पावर हाई है। कंपनी साइबर सिक्योरिटी और एडवांस टेक के लिए कुछ खास ग्लोबल वेंडर्स पर डिपेंड करती है। इनको रिप्लेस करना आसान नहीं है, इसलिए सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर थोड़ी ज्यादा है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री एक मजबूत किले की तरह है, जिसमें ना कोई नया आ सकता है, ना ही कस्टमर्स के पास कोई और ऑप्शन है। तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिल रहा होगा। नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स तो मतलब कमाल के हैं। इंडियन हाउसहोल्ड्स धीरे धीरे अपनी सेविंग्स को फिजिकल एसेट्स से निकालकर फाइनेंशियल एसेट्स में डाल रहे हैं, और इसका सीधा फायदा CDSL को मिला है। कितना? ग्रोथ कैसी रही है अकाउंट्स में? इन्वेस्टर अकाउंट्स की संख्या FY24 में 39% से ज्यादा बढ़ी, 11.56 करोड़ हो गई, और FY25 तक 15.30 करोड़ तक पहुंच गई। 15 करोड़ अकाउंट्स, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके फाइनेंशियल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा है? फाइनेंशियल हेल्थ शानदार है। CDSL एक डेट फ्री कंपनी है, जीरो कर्ज। वाओ। और इसकी टॉप लाइन ग्रोथ यानी सेल्स ग्रोथ पिछले साल 33.23% रही है। ठीक है, रेवेन्यू तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, तो सब ठीक ही होना चाहिए। प्रॉफिट्स भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे होंगे। यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है। भले ही आमदनी तेजी से बढ़ रही हो, कंपनी का मुनाफा उस तेजी से नहीं बढ़ रहा। अच्छा। एक्चुअली उसके EBITDA मार्जिन्स यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का परसेंटेज कम हो रहा है। FY23 में ये 65% था, और अब FY25 में गिरकर 59% हो गया। 6% पॉइंट का ड्रॉप। ये तो अजीब बात है, आमदनी बढ़े और मुनाफा कम हो, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसकी YY एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल, मार्जिन्स क्यों गिरे? जवाब, क्योंकि खर्चे आमदनी से ज्यादा तेजी से बढ़े हैं।
पिछले साल खर्चे लगभग 45% बढ़े, जबकि आमदनी सिर्फ 33% बढ़ी। ओके, तो अगला सवाल, ऐसा कौन सा खर्चा है जो इतनी तेजी से बढ़ गया? सबसे बड़ा कल्प्रिट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और आईटी पर खर्चा आसमान छू रहा है। FY25 में ये INR 17,562 लाख तक पहुंच गया। और इसका रूट कॉज क्या है? कंपनी अचानक टेक्नोलॉजी पर इतना खर्च क्यों कर रही है? इसका रूट कॉज है रेगुलेटर यानी सेबी। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेजिलिएंट बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। फिर T+0 सेटलमेंट जैसी चीजें आ रही हैं। इन सब के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड जरूरी हो गया है। तो जो खर्चा पहले कभी-कभी होता था वो अब एक सेमी फिक्स्ड जरूरी खर्चा बन गया है, हर साल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी का जो एसेट लाइट मॉडल था वो धीरे-धीरे बदल रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस सब के बावजूद जब मैंने इसके वैल्यूएशन पे नजर डाली तो स्टॉक का PE रेशियो मतलब आसमान छू रहा है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अहम सवाल है। CDSL अपने साथी कंपनी से काफी महंगा है। जहां बाकी कंपनीज लगभग 40 से 50 के PE पर मिल रही हैं, CDSL 64.9x पर ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट इसको इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, इसको स्कार्सिटी प्रीमियम मिल रहा है। स्टॉक मार्केट की बुनियाद का हिस्सा बनने वाली ऐसी कंपनी आसानी से लिस्ट नहीं होती। सही है, यूनिक बिजनेस है। और दूसरा, इसका बिजनेस मॉडल एक यूटिलिटी जैसा है, जैसे बिजली या पानी की कंपनी। मार्केट को लगता है कि इसकी अर्निंग्स प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट रहेंगी। लेकिन इस प्रीमियम को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो सॉलिड होना चाहिए। क्या कैश फ्लो या प्रॉफिटेबिलिटी में ये बाकियों से बेहतर है? हाँ, दो चीजों में ये बेहतर है। एक, इसका PAT मार्जिन यानी नेट प्रॉफिट 48.63% है, जो कमाल का है। और दूसरा, इसका DSO यानी डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। DSO, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी को अपने ग्राहकों से पैसा कितनी जल्दी मिल जाता है। CDSL को सिर्फ 13.3 दिन में पेमेंट मिल जाती है। सिर्फ 13 दिन? हाँ, इसका मतलब कंपनी के पास हमेशा कैश रहता है। ये बेहतर कैश फ्लो क्वालिटी का साफ संकेत है। तो हमने देखा कि CDSL एक किले जैसी कंपनी है। ग्रोथ भी अच्छी है, कैश फ्लो भी अच्छा है, लेकिन हमने एक पोटेंशियल दरार की बात की, बढ़ते हुए कॉस्ट और घटते हुए मार्जिन्स। क्या इस किले की दीवारों में ऐसी और भी दरारें हैं? बिल्कुल, इन डॉक्यूमेंट्स में 4 बड़े रिस्क्स हाईलाइट किए गए हैं। पहली दरार तो मार्केट के उतार चढ़ाव से ही जुड़ी है। CDSL की कमाई का बड़ा हिस्सा ट्रांजैक्शन फीस से आता है। हाँ, अगर मार्केट में बेयर फेज आता है और रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है तो इसकी आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी दरार आती है रेगुलेटर यानी सेबी की तरफ से। सेबी कभी भी नियम बदल सकता है। वो फीस पर कैप लगा सकता है या टेक्नोलॉजी पर और खर्च करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, और तीसरा और चौथा? तीसरा है साइबर सिक्योरिटी का खतरा। जब आप 15 करोड़ अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं तो आप हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाते हैं। कंपनी का टेक्निकल ग्लिचेस के लिए सेबी को INR 3.1 करोड़ रुपए की पेनल्टी देने का इतिहास भी है। अच्छा। और चौथा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। भले ही CDSL के हजारों क्लाइंट हैं, लेकिन इसका पूरा बिजनेस डिस्काउंट ब्रोकरेज सेक्टर की सेहत पर टिका हुआ है। अगर कल को इन ब्रोकर्स को कुछ होता है तो CDSL को भी झटका लगेगा। इन सब रिस्क्स के बीच कंपनी को चला कौन रहा है? मैनेजमेंट कैसा है? सोर्सेज में MD एंड CEO नेहाल वोरा का जिक्र है, जिनके रहते अकाउंट्स 2 करोड़ से 15 करोड़ हो गए। ये तो काफी इंप्रेसिव लगता है। ग्रोथ के मामले में लीडरशिप ने कमाल का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है तो कुछ चीजें हैं जिन पर शक होता है, जिनको हम फोरेंसिक रेड फ्लैग्स कह सकते हैं। ऐसा क्या है? पहली चीज है इवेसिव बिहेवियर। जब मैनेजमेंट से कॉन्फ्रेंस कॉल्स में पूछा जाता है कि टेक्नोलॉजी पर जो खर्चा हो रहा है वो वन टाइम है या रिकरिंग, तो वो हमेशा गोलमोल जवाब देते हैं। मतलब वो साफ साफ नहीं बता रहे कि ये खर्चे अब बिजनेस का परमानेंट हिस्सा है। एग्जैक्टली, ये ट्रांसपेरेंसी की कमी का संकेत हो सकता है। ये तो सीधे हमारे मार्जिन कंप्रेशन वाले पॉइंट से जुड़ता है। और क्या? और क्या? दूसरा, FY23 में टैक्स प्रोविजंस का एक रिवर्सल किया गया था। आमतौर पर ऐसे एडजस्टमेंट जब किए जाते हैं तो स्क्रूटनी बढ़ जाती है कि क्या ये पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स को बेहतर दिखाने के लिए किया गया है। इसे अर्निंग स्मूथिंग कहते हैं। ओके, और तीसरा? और तीसरा, जैसा हमने पहले बात की, ऑपरेशनल फेलियर्स के लिए सेबी को दी गई पेनल्टीज। ये सब मिलाकर कंपनी का फॉरेंसिक स्कोर 80 to 100 है,
जो थोड़ा हाई साइड पर है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? अगर किसी को इस कंपनी को ट्रैक करना है तो किन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए? सबसे पहली और जरूरी चीज है डीमैट अकाउंट मोमेंटम। क्या हर साल 3 से 4 करोड़ नए अकाउंट्स जुड़ने की रफ्तार बनी रहेगी? क्योंकि बढ़ते हुए सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए ये ग्रोथ बहुत जरूरी है। सही है। और इसके अलावा कोई नया ग्रोथ एरिया? बिल्कुल। दूसरी चीज है अनलिस्टेड स्पेस में पेनिट्रेशन। अब अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज के लिए भी शेयर्स को डीमेटरलाइज करना जरूरी हो गया है। सीडीएसएल ने एक ही क्वार्टर में लगभग 3,500 अनलिस्टेड कंपनीज को जोड़ा है। ओह, ये तो एक बिल्कुल नया और बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। हाँ, और तीसरा मॉनिटरेबल है T+0 सेटलमेंट। इससे क्या ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स बढ़ेंगे या सिर्फ कंपनी के टेक्नोलॉजी कॉस्ट, ये देखना होगा। और चौथा? ट्रेजरी यील्ड्स। सीडीएसएल अपनी एक्स्ट्रा कैश को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है और अदर इनकम से आने वाला पैसा इसके नेट प्रॉफिट का लगभग 22% है। अगर बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं तो इसका सीधा असर कंपनी के बॉटम लाइन पर पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए एक अहम सवाल छोड़ लाते हैं। हमने देखा कि सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट होने के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कंप्लायंस के खर्चे बिजनेस का एक परमानेंट और सेमी फिक्स्ड हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्या ये एसेट लाइट मॉडल भविष्य में एक एसेट हेवी रियलिटी में बदल सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसके प्रीमियम वैल्यूएशन पर, जो इसकी एसेट लाइट क्वालिटी पर ही टिका है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आगे चलकर सबकी नजर रहेगी। ट्यून इन करने के लिए थैंक्स। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली बार। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। द फाइन प्रिंट, ये एजुकेशनल एनालिसिस के लिए है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। हमारी काफ़ी रिसर्च AI टूल्स से आती है और AI कभी-कभी मिस्टेक्स कर सकता है या डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है।